स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम अपना अस्तित्व खो बैठती है। यही तो हम भारतीय लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें अपने देश के इतिहास से ज़्यादा अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में क्या चल रहा है इसकी ज़्यादा चिंता होती है, ताकि उसका भाषण करके हम खुद को अपने ही लोगों के सामने सर्वश्रेष्ठ घोषित करना चाहते हैं कि भाई मुझे तो सब पता है। ऊपर से मुगलों और अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को ही बदल दिया। मुगलों ने हमारी तक्षशिला और नालंदा जैसी कई विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दी, जिसमें जो किताबें थी उनमें से ज्यादातर जला दी और बाकी किताबें वे सब ले गए। और उनके देशों में जाकर उनके लोगों ने वहाँ की भाषा में उन किताबों को फिर से लिखा, जिसके लेखक भी वे खुद ही बन गए। अब किताबें सब जला दी तो उसके बाद इतिहास हम तक कैसे पहुंचा? एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताती है, दूसरी पीढ़ी उनकी पीढ़ी को बताता है कि सुनो भाई, हमारे पूर्वज इस तरह से जीते थे। यानी आप अपने बच्चे को बताते हैं, आपका बच्चा उसके बच्चे को बताता है। इस तरह से हमारा इतिहास बताया जाने लगा, जिसमें कुछ जानकारी अधूरी होती थी तो कुछ जानकारी ऐसे भी होती थी जैसा इतिहास में कुछ हुआ ही नहीं था। इसे सुनकर समझदार लोगों ने फिर से उस इतिहास को किताबों में लिखा, जिसे आज हम पढ़ते हैं। तो बात समझ में आई कि आज इतिहास के बारे में हम जो जानते हैं उसमें और असल में जो इतिहास हुआ था उसमें थोड़ा बहुत अंतर है। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आप जान सके कि भारतवर्ष के भोले और मासूम लोगों को किस तरह से लूटा गया और पहले वो क्या थे और आज वे क्या बन गए हैं। अगर आपको इस तरह के अजीबोगरीब वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपको हमारा नया वीडियो मिल पाएगा। आज से 1200-1300 साल पहले भारतवर्ष यानी भारत देश नहीं बल्कि भारतीय जनपद की सीमा में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, मालदीव और अन्य कई छोटे बड़े क्षेत्र हुआ करते थे। हालांकि सभी क्षेत्र के राजा अलग अलग होते थे, लेकिन कहलाते थे सभी भारतीय जनपद, जहां पर अलग अलग समय में अलग अलग महान सम्राटों ने शासन किया था। आज इस पूरे एरिया को भारतवर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब यहाँ खंड खंड हो गया है। और आज जिसे हम भारत कहते हैं, दरअसल उसका नाम हिंदुस्तान है, जो आप जानते हैं, जहाँ इंडियन लोग रहते हैं, जिन्होंने मिलकर भारत को जाति, भाषा, प्रांत और धर्म के नाम पर और भी खंड खंड कर दिया है। लेकिन यह कैसे टूटा, किसकी वजह से टूटा, कब कब टूटा और क्यों टूटा? क्योंकि उस जनपद में आज के कुल 16 से 17 देश शामिल थे। इस इमेज में देखिए, ये सभी देश उस समय भारतवर्ष कहलाता था, जिसमें अनेकों छोटे छोटे राज्य थे, जिस पर अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन इन सभी छोटे छोटे राज्य की संस्कृति एक ही थी, इसलिए इन्हें भारतवर्ष कहा जाता है, जिसमें हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग रहते थे। तो यह कैसे टूटा वो जानने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। प्राचीन जम्बू द्वीप से लेकर आज का हिंदुस्तान संपूर्ण क्षेत्र पहले हिंदुओं का स्थान था। जहां तक प्राचीन भारतवर्ष की बात है तो इसकी सीमाएं हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और एक और जहां पूर्व में अरुणाचल से लेकर इंडोनेशिया तक और पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर ईरान के समंदर तक फैली थी। लेकिन समय और संघर्ष के चलते अब भारत इंडिया बन गया है। कैसे और क्यों, यह बड़ा सवाल है। जब मानव जाति का जन्म इस धरती पर हुआ तब जंगलों में आदिवासी कबीले हुआ करते थे, जो दूसरों कबीले से युद्ध किया करते थे। फिर राजा महाराजाओं का समय आया, उसमें भी युद्ध होते रहे। तो ऐसे ही कुछ युद्ध हमारे प्राचीन भारत में हुए थे, जिसके बाद धर्म और संस्कृति का नाश होना शुरू हुआ था। यहीं से भारत की दिशा और दिशा बदल गई। इन युद्धों के बाद अखंड भारत यानी भारतवर्ष बिखरने लगा, नए धर्म और संस्कृतियों का जन्म होने लगा और धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। तो उन युद्धों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, जिन्होंने भारतवर्ष के नक्शे को बदलना शुरू कर दिया था। आज से 2500 साल पहले सबसे पहले भारतवर्ष के पश्चिमी भाग पर, यानी ये वाला भाग, जिस पर ईरानी वंश हखामनी शाहों ने कब्जा किया था। हखामनी शाह आर्यों के ही वंशज थे। उसके बाद शासनी का शासन आया,
इस तरह हखामनी यानी ईरानी वंश के लोगों ने सबसे पहले भारतवर्ष पर आक्रमण किया। तो भारत पर यूं तो छोटे बड़े आक्रमण होते रहे, लेकिन पहला सबसे बड़ा आक्रमण सिकंदर ने किया था। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध में पोरस की जीत हुई थी। सिकंदर ने भारत के पश्चिमी छोर पर बसे पोरस के राज्य पर जब आक्रमण किया, तब पोरस के राज्य के आसपास दो छोटे छोटे राज्य थे, तक्षशिला और अम्बिसार, जिसमें अंबिका पोरस से पुराना बैर था, इसीलिए उसने सिकंदर से हाथ मिला लिया। अंबी ने तटस्थ रहकर सिकंदर की राह आसान कर दी। दूसरी ओर धनानंद का राज्य था, वहां भी तटस्थ था। ऐसे में पोरस को अकेले ही लड़ना पड़ा। अब सिकंदर की सेना दुनिया जीतने निकली थी, लेकिन पोरस ने उन्हें रोक लिया। यहाँ पर अलग अलग मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध हुआ था और पोरस की जीत हुई थी, तो कुछ लोग कहते हैं कि पोरस की विशाल सेना को देखकर ही सिकंदर की सेना वापस चली गई, बिना युद्ध लड़े ही। इस तरह से पोरस की जीत हुई थी। ईसा पूर्व 300 में, यानी आज से 2300 साल पहले, प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक महाजनपद था मगध, जिसका राजा धनानंद था। आचार्य चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य का धनानंद से जो युद्ध हुआ था, उसने देश का इतिहास ही बदल कर रख दिया। इस युद्ध के बारे में सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त ने उसके शासन को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही फिर से भारतवर्ष एक सूत्र में बंधा और इसी काल में भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की। लेकिन चंद्रगुप्त के जाने के बाद उसके बेटे बिंदुसार ने मौर्य वंश को संभाला और बिंदुसार के जाने के बाद उसके बेटों में गृह युद्ध हुआ, जिसमें उसके एक बेटे अशोक को राजगादी मिली, जो बाद में सम्राट अशोक के नाम से जाना गया, क्योंकि मौर्य एम्पायर बहुत बड़ा था। इस इमेज में देखिए आप, तो ये है मौर्य एम्पायर और इसमें आज के कितने देश शामिल हैं यह भी आप देख सकते हैं। अखंड भारत के वीडियो में कई लोगों का कहना था कि नेपाल भारत का हिस्सा ही नहीं था कभी। हाँ, नेपाल भारत का हिस्सा नहीं था, पर प्राचीन भारत के 16 जनपदों में नेपाल के भी 3 जनपद शामिल थे, इसलिए नेपाल प्राचीन भारत का जनपद कहा जाता था। और बाकी जावा, सुमात्रा, मलेशिया आज जहां पर है, वहां चोल एम्पायर का शासन था, जिसका मैप ये रहा। चोल एम्पायर का समय अलग था और उसमें कुल 20 राजा हुए और उन्होंने 400 सालों तक राज किया। लेकिन उनके 9वें राजा राजेंद्र चोल सबसे महान कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपना साम्राज्य श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और कंबोडिया और मालदीव तक फैलाया था। तो ऐसे 16 जनपदों को प्राचीन भारत कहा गया था। लेकिन हम बात कर रहे थे सम्राट अशोक की, कि कैसे वो सम्राट बने। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 5 किलोमीटर दूर कलिंग युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुए नरसंहार से अशोक के अंतरात्मा को आघात लगा था। ईसा पूर्व 260 में अशोक ने कलिंग वासियों पर आक्रमण किया और उन्हें पूरी तरह कुचल कर रख दिया। युद्ध की विनाश लीला को देखकर सम्राट अशोक का दिल बैठ गया और वे अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए बौद्ध धर्म अपनाकर भिक्षु बन गए और भारत फिर से धीरे धीरे कई जनपदों और छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। मौर्य वंश यानी सम्राट अशोक के पतन के बाद 3 राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नागशक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्वी में गुप्ता एम्पायर। इन सभी में गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्ता के राजाओं ने अच्छे से शासन किया, भारत को बाहरी आक्रमणों से बचाए रखा और देश को बहुत ही समृद्ध बनाया। तो यही तो वो काल था जिसमें प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त ने की थी। गुप्ता एम्पायर का शासन भी काफी लंबा चला, लेकिन अंत में एक महान राजा हुए, हर्षवर्धन, जिसने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर राज किया। इस इमेज में आप देख सकते हैं, यह पूरा लाल एरिया हर्षवर्धन का एम्पायर था और यह समय था 6ठी सदी का। और इसी समय में अरब में मोहम्मद साहब ने एक नए धर्म की स्थापना की, इस्लाम। और यहाँ पर हर्षवर्धन ने भी भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाए रखा। इन्होंने लगभग 41 वर्ष तक शासन किया था। तो इस समय तक भारतीय जनपदों को हराना काफी मुश्किल था, गुप्ता एम्पायर तक। मौर्य एम्पायर के दौरान भी भारतीय जनपदों पर फारसी और यूनानियों का खतरा हमेशा से रहा था और हर्षवर्धन के जाने के बाद भी भारतीय जनपद की
उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित भारतीय राज्य को फारस और यूनानियों से हमेशा आक्रमण का खतरा बना रहा। पहले यहाँ कंबोज, कैके, गांधार नामक छोटे बड़े राज्य थे। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा की बात करें तो संपूर्ण अफगानिस्तान और ईरान के समुद्रवर्ती कुछ हिस्से थे। यहाँ हिंदू कुश नाम का एक पहाड़ी क्षेत्र है। इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर हिंदू कुश की पहाड़ी है, जिसके उस पार कजाकिस्तान, रूस और चाइना जाया जा सकता है। ईसा के 700 साल पहले तक यह जमीन आर्यों की थी। ईसा के 700 साल पहले तक इसका उत्तरी क्षेत्र में गांधार महाजनपद था, जिसके बारे में भारतीय स्रोत महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में वर्णन किया हुआ है। महाभारत में कंबोज और गांधार के कई राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें कंबोज के सुदर्शन और चंद्रवर्मन मुख्य है। लेकिन गुप्ता एम्पायर का आखिरी राजा हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई, तब फारसी और यूनानियों को पता चल गया कि भारतीय जनपद बहुत ही अमीर राज्यों की जमीन है। तो उस वक्त सीमावर्ती राज्यों में व्यापार के माध्यम से कई फारसी और यूनानियों ने अपने अड्डे बना लिए थे। दूसरी ओर अरबों ने भी समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में अपने व्यापारिक ठिकाने बनाकर अपने लोगों की संख्या बढ़ा ली थी। अगर इस भूभाग की यानी आज के अफगानिस्तान की बात करें तो पहले आर्यों के कबीले आबाद थे और वे सभी वैदिक धर्म का पालन करते थे। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यह स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। उस वक्त बामियान बौद्ध की राजधानी थी। वैसे पूरा अफगानिस्तान उस काल में भारतवर्ष का पश्चिमी भाग था, जहां उपगण स्थान गांधार और कैके प्रदेश थे और ये सभी बौद्ध राष्ट्र बन चुके थे। यही हाल भारत के पूर्वी छोर पर हुआ, जहां तिब्बत, जिसे उन दिनों त्रिविष्टप कहा जाता था, ब्रह्म देश यानी बर्मा, श्याम देश यानी आज का थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया, उसके अलावा जावा और सुमात्रा थे। लेकिन पश्चिमी भाग यानी ये सभी भाग की कंपेयर में ये सभी पूर्वी भाग शांत थे। लेकिन बौद्ध धर्म के उदय के बाद बहुत से हिस्से बौद्ध वर्चस्व वाले बनने लगे। अहिंसा और लोकतंत्र यहाँ के शासन के प्रमुख अंग थे और इसी अहिंसा और शांत लोकतंत्र को ध्यान में रखकर खलीफाओं ने आक्रमण किया। 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किए और कुछ इतिहासकारों के अनुसार साल 870 में अरब सेनापति याकूब एलेस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया। भारत में एक और राजाओं में जमीन की लड़ाई चल रही थी, तो दूसरी ओर पश्चिमी भाग यूनानी और फारसियों के आक्रमण से परेशान था। पूर्वी छोर पर कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। ऐसे में इस्लाम का उदय हुआ और उसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लगभग साल 632 में हजरत मोहम्मद साहब के जाने के बाद 6 साल के अंदर ही उनके उत्तराधिकारियों ने सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान को जीत लिया और इस समय खलीफा का साम्राज्य फ्रांस से लायर नामक जगह से लेकर काबुल नदी तक फैला था। मोहम्मद साहब के जाने के बाद खिलाफत संस्था का गठन हुआ, जो इस बात का निर्णय करती थी कि इस्लाम का उत्तराधिकारी कौन है, जिसमें अबू बकर उनके उत्तराधिकारी घोषित हुए। उससे पहले यानी अबू बकर से पहले 4 खलीफाओं ने मोहम्मद साहब से अपने रिश्तों के कारण खिलाफत हासिल की थी। उनमें से अब्बासियों के काल में इस्लाम का विस्तार हुआ। अब्बासियों ने ईरान और अफगानिस्तान में अपनी सत्ता कायम की, जिसमें ईरान के फारसियों को या तो इस्लाम ग्रहण करना पड़ा या फिर वे भागकर सिंध में आ गए। जब सिंध में भी आक्रमण बढ़ने लगे तो वे सब वहां से भागकर गुजरात में आ गए। यानी 7वीं सदी के बाद भारतवर्ष से ये वाला भाग यानी आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारतीय जनपद से धीरे धीरे जाता रहा। भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार 7वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण और बाद में उनके मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ। लगभग साल 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध और बलोच के अभियान का सफल नेतृत्व किया। इस्लामिक खलीफाओं ने सिंध फतह के लिए कई अभियान चलाए। 10,000 सैनिक का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। सिंध पर साल 638 के बाद 70 सालों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया, जिसमें 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम अत्यंत ही क्रूर योद्धा था। सिंध के दीवान गुंदुमल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार किया, पर मीर कासिम की पत्नी बनना नहीं। इस तरह वहां के राजा दाहिर और उनकी पत्नियों और बेटियों ने भी अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। सिंध देश के सभी राजाओं की कहानियां बहुत ही मार्मिक और दुखदायी है।
और आज सिंध देश पाकिस्तान का एक प्रांत बनकर रह गया है, क्योंकि राजा दाहिर अकेले ही अरब और ईरान के दरिंदों से लड़ते रहे। उनका साथ किसी ने नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी की थी और यहाँ से घुसपैठ का यह सिलसिला जारी रहा। अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। अलबतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। साल 977 में अलबतगीन के दामाद सुबुक्तगीन ने गजनी पर शासन किया और सुबुक्तगीन के मरने के बाद उसका बेटा मोहम्मद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गजनवी ने बगदाद के खलीफाओं के आदेश अनुसार भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू किया। उसने भारतीय जनपद पर 1001 से लेकर 1026 के बीच 17 बार आक्रमण किए। मोहम्मद गजनवी तुर्क सरदार गजनी के शासन सुबुक्तगीन का पुत्र था और उसने सिंहासन पर बैठते ही हिंदू शाहियों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। मोहम्मद ने पहला आक्रमण हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध साल 1001 में किया। उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन मोहम्मद की जोशीली और बड़ी सेना ने जयपाल को हरा दिया। फिर हिंदू शाही राजधानी वैदिक यानी आज के पेशावर के नजदीक में मोहम्मद और आनंद पाल के बीच साल 1008-9 में भीषण युद्ध हुआ और इस लड़ाई के बाद पंजाब पर अब गजनवियों का पूर्ण अधिकार हो गया। इसके बाद मुल्तान की बारी आई। वहां पर भी साल 1071 में हिंदू शाही राजाओं का राज्य समाप्त हो गया। इसके बाद के आक्रमणों में मुल्तान, लाहौर, नगरकोट और थानेश्वर तक के विशाल भूभाग में खूब मारकाट की और बौद्ध और हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया। फिर साल 1074 में कन्नौज के विरुद्ध युद्ध हुआ। उसी समय उसने मथुरा पर भी आक्रमण किया और उसे बुरी तरह से लूटा और वहां के मंदिरों को तोड़ दिया। उस वक्त के मथुरा के समीप महावन के शासन कुलचंद के साथ उसका युद्ध हुआ। कुलचंद ने उसके साथ भयंकर युद्ध किया। गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने 17 बार भारत पर चढ़ाई की। मथुरा पर उसका 9वां आक्रमण था, लेकिन उसका सबसे बड़ा आक्रमण साल 1026 में हुआ, जो काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर हुआ। जो मंदिर आज गुजरात के काठियावाड़ के समुद्र किनारे सोमनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर का विशाल शिवलिंग तोड़ डाला, मंदिर को ध्वस्त किया। कहते हैं कि उसने हजारों पुजारियों को मौत के घाट उतार दिए और वहाँ मंदिर का सोना और भारी खजाना लूट कर ले गया। अकेले सोमनाथ से उसे इतना धन मिला था जितना उसकी बाकी की सभी लूट में भी नहीं मिला था। उसने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया और लाहौर का नाम बदलकर मोहम्मदपुर कर दिया। और हुआ यह कि मोहम्मद के इन आक्रमणों से भारत के राजवंश दुर्बल हो गए और उसके बाद विदेशी मुस्लिम आक्रमणों के लिए यहाँ के द्वार हमेशा के लिए खुल गए। मोहम्मद बिन कासिब के बाद मोहम्मद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद घोरी ने भारत पर आक्रमण कर अंधाधुंध कत्लेआम और लूटपाट मचाई। इसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी था। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय मोहम्मद घोरी को ही जाता है। मोहम्मद घोरी अफगान योद्धा था जो गजनी साम्राज्य के अधीन गौर नामक राज्य का शासक था। मोहम्मद घोरी साल 1173 में गौर का शासक बना, जिस समय मथुरा मंडल में उत्तर पश्चिम में पृथ्वीराज और दक्षिण पूर्व में जयचंद्र जैसे महान नरेशों का शक्तिशाली राज्य थे। उस समय भारत के पश्चिमी उत्तर के सीमांत पर शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी नामक एक मुसलमान सरदार ने मोहम्मद गजनवी के वंशजों से राज्य अधिकार छीनकर एक नए इस्लामी राज्य की स्थापना की। घोरी ने भारत पर पहला आक्रमण साल 1175 में मुल्तान पर किया, दूसरा आक्रमण साल 1178 में गुजरात पर किया। इसके बाद साल 1179 से लेकर 1186 के बीच उसने पंजाब पर फतह हासिल की। इसके बाद उसने पेशावर और सलाईकोट को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जब उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ, तब इस युद्ध में मोहम्मद घोरी को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में मोहम्मद घोरी को बंधक बना लिया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया और इससे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता था। इसके बाद मोहम्मद घोरी ने अधिक ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। तराइन का यह दूसरा युद्ध साल 1192 में हुआ था। अब की बार इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया और उनको बंधक बना लिया गया, लेकिन माना जाता है कि बाद में उन्हें गजनी ले जाकर मार दिया गया। इसके बाद घोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को हराया, जिसे चंदावर का युद्ध कहा जाता है। लेकिन जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जब मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ दूसरा युद्ध किया था, तब कन्नौज के राजा जयचंद्र ने मोहम्मद घोरी की मदद की थी।
यानी इन दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज को हराया था। बाद में गौरी ने जयचंद्र को धोखा दिया और कन्नौज को भी हड़प लिया। उसके बाद गौरी भारत में गुलाम वंश का शासन स्थापित करके वापस अपने राज्य गजनी लौट गया। अब मोहम्मद गौरी तो वापस आ गया, पर गुलामों को वहां का शासन नियुक्त कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक उसके सबसे काबिल गुलामों में से एक था, जिसने एक साम्राज्य की स्थापना की और जिसकी नींव पर दिल्ली सल्तनत तथा खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल आदि राजवंशों की आधारशिला रखी गई। हालांकि गुलाम वंश के शासकों ने साल 1206 से लेकर 1290 तक ही शासन किया, लेकिन उनके शासन की नींव पर ही दिल्ली के तख्तों पर अन्य विदेशी मुस्लिमों ने शासन किया, जो लगभग साल 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु तक चला था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद तैमूर लंग आया, जो मंगोल के चंगेज खान जैसा शासक बनना चाहता था। तैमूर लंग साल 1369 में वहां समरकंद का शासक बना। उसके बाद उसने अपनी विजयी और क्रूरता की यात्रा शुरू की। मध्य एशिया के मंगोल लोग इसी बीच में मुसलमान हो चुके थे और तैमूर खुद भी एक मुसलमान था। क्रूरता के मामले में वह चंगेज खान की तरह ही था, क्योंकि उसने एक जगह 2000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट और गारों में चुनवा दिया। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तब भारत में तुगलक वंश का राज था। साल 1399 में तैमूर लंग द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के साथ ही तुगलक साम्राज्य का अंत हुआ। तैमूर मंगोल की फौज लेकर आया था, तो उसका कोई कड़ा मुकाबला नहीं हुआ और वहां कत्लेआम करता हुआ बड़े मजे के साथ आगे बढ़ता गया। तैमूर के आक्रमण के समय हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर जौहर की राजपूती रस्म अदा की थी, यानी युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाने के लिए बाहर निकल पड़े थे। दिल्ली में वहां 15 दिन रहा और उसने इस बड़े शहर को कसाई खाना बना दिया। बाद में कश्मीर को लूटता हुआ वहां समरकंद वापस लौट गया। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर बन गया था। फिर उसके बाद आया बाबर, जिसके कारण आज भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अयोध्या विवाद अभी तक बना हुआ है। बाबर के समय में ही मुगल वंश की स्थापना हुई और भारत मुगलों के अधीन चला गया। मुगल वंश का संस्थापक बाबर एक लुटेरा था। उसने उत्तर भारत में कई लूटों को अंजाम दिया। मध्य एशिया के समरकंद राज्य की एक बहुत छोटी सी जागीर फरगना, जिसे आज खोकंद कहा जाता है, वहां साल 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर ने शक्ताई तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी लिखी। इसे इतिहास में बाबर नामा भी कहा जाता है। बाबर का टकराव दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी से हुआ और बाबर के जीवन का सबसे बड़ा टकराव मेवाड़ के राणा सांगा के साथ था। बाबर नामा में इसका विस्तृत वर्णन है और खन्ना के युद्ध के अंत में बाबर को सफलता मिली। बाबर ने अपने विजय पत्र में खुद को मूर्तियों के नींव का खंडन करने वाला, यानी मूर्तियों तोड़ने वाला बताया। इस भयंकर संघर्ष से बाबर ने गाजी की उपाधि प्राप्त की। गाजी का मतलब वो होता है जो काफिरों का कत्ल करे। बाबर ने क्रूरता पूर्वक हिंदुओं का नरसंहार ही नहीं बल्कि अनेकों हिंदू मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। पर बाबर की ही आज्ञा से मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर निर्मित प्रसिद्ध मंदिरों को नष्ट कर मस्जिद बनवाई। उसके अलावा ग्वालियर के पास उर्वा में अनेक जैन मंदिरों को नष्ट किया। चंदेरी के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों को भी नष्ट करवा दिया, जो आज सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गया। बाबर के जाने के बाद उसका बेटा हुमायूं दिल्ली की गादी पर बैठा। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया था वो, और शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने मुगल वंश को संभाल रखा। लेकिन इन सभी मुगल राजाओं में सबसे क्रूर औरंगजेब था। औरंगजेब का जन्म साल 1618 में हुआ था, यानी बाबर से लेकर औरंगजेब तक भारतीय जनपद मुगलों का गुलाम था। इतनी लंबी गुलामी के दौरान एक भी ऐसा हिंदू या सिख पैदा नहीं हुआ जो इस मुगल एम्पायर को टक्कर दे सके। लेकिन औरंगजेब के जन्म के 10-12 साल बाद महाराष्ट्र में माता जीजाबाई ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, जिस बच्चे को बचपन में रामायण महाभारत के पाठ पढ़ाया गया। उन्हें हिंदू संस्कृति के बारे में सब कुछ बताया गया और उनके शिक्षक या गुरु उसे कहा करते थे कि तुम ही हो जो हिंदू धर्म को बचा सकते हो। उसे युद्ध लड़ाई सिखाई गई, जिसमें गोरिल्ला तकनीक सबसे कामयाब थी, और 16 साल की उम्र में उस नौजवान ने पहला युद्ध जीत लिया और धीरे धीरे सभी जातियों को एक करके एक मराठा सैन्य बनाया और अपना भगवा झंडा लेकर एक के बाद एक किला जीतते गए और मराठा एम्पायर आगे बढ़ता गया।
जिस निडर और ताकतवर नौजवान का नाम शिवाजी था, जिसे आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने गुलाम हुए हिंदुओं को फिर से जगाया था। दूसरी तरफ उस समय में एक दूसरे महापुरुष का जन्म हुआ। साल 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। इनका सैन्य बहुत छोटा था, पर ताकतवर इतना था कि मुगलों को परेशान कर रखा था। आपको 40 सिखों की कहानी याद होगी, जिन्होंने मुगल शाही सेना का सामना किया था। मुगलों की 10 लाख की सेना के सामने सिर्फ 40 सिख, फिर भी हजारों मुगलों को धूल चटा दी थी इस 40 सिखों ने। इतने निडर और महायोद्धा थे, इसलिए उनकी जीत पूरे शमकोर में लिखी गई और आज हर भारतीय को उनका बलिदान याद है और हमेशा याद रहेगा। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की वीरता के कारण मुगल एम्पायर का विनाश शुरू हुआ। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत टूटने लगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और शिवाजी के जाने के बाद मराठा एम्पायर 5 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। कहते हैं कि मराठा एम्पायर विभाजित ना होता तो हम अंग्रेजों के गुलाम कभी नहीं बनते, लेकिन शिवाजी महाराज जैसा नेतृत्व करने वाला राजा हमारे पास नहीं था। अब यहाँ तक भारत जनपद था। 17वीं शताब्दी के बाद अलग अलग देश बनना शुरू हुआ। साल 1739 को दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह अकबर ने ईरान के नादिर शाह से संधि कर अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान उसे सौंप दिया और साल 1874 में अफगानिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बना। इतना सब लूटने के बाद भी हमारे पास बहुत कुछ था, जिसे लूटने अंग्रेज आए। अंग्रेज सोची समझे रणनीति के तहत पहले व्यापार करने भारत आए। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का अधिकार जहांगीर ने 1618 में दिया था। इसमें जहांगीर की भी रणनीति थी। जहांगीर और अंग्रेजों ने मिलकर 1618 से लेकर 1750 तक भारत के अधिकांश रजवाड़ों को छल कपट से अपने कब्जे में ले लिया था। बंगाल उनसे उस समय तक अछूता था और उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। हालांकि अंग्रेजों ने सत्ता क्षत्रियों, राजपूतों, सिखों आदि से छीनी थी, लेकिन प्लासी के युद्ध की ज्यादा चर्चा की जाती है। यह अधूरा सच है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। इस युद्ध को भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध से ही भारत की दास्तां की कहानी शुरू होती है। इस युद्ध की जानकारी लंदन के इंडिया हाउस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। वहां भारत की गुलामी के समय के 20,000 दस्तावेज उपलब्ध है। इन दस्तावेजों को राजा दीक्षित जी ने पढ़ा था और उन्होंने बहुत कुछ बताया इसके बारे में। वहां उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अंग्रेजों के पास प्लासी के युद्ध के समय मात्र 300 सिपाही थे और सामने बंगाल के नवाब के पास 18,000 सिपाही। उस समय ब्रिटिश सेना 1757 में फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के साथ युद्ध लड़ रही थी और आश्चर्यजनक रूप से कंपनी ने बंगाल के नवाब की सेना को हरा दिया था। हारने का कारण उसका एक सेनापति था, जिसे अंग्रेजों द्वारा लालच दी गई थी कि तुम अगर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मारने में हमारा साथ दो तो उसके मरने के बाद तुम्हें बंगाल का राजा बनाएंगे। इसमें अंग्रेज कामयाब हुए और सेनापति को बंगाल का राजा बनाया गया। लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेजों ने उसके साथ भी धोखा किया और बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हुआ। इसके बाद कंपनी ने ब्रिटिश सेना की मदद से धीरे धीरे अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया और लगभग पूरे भारत पर कंपनी का झंडा लहरा दिया। उत्तर और दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम शासकों सहित सिख, मराठा, राजपूत और अन्य शासकों के शासन का अंत हुआ। अब अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत को आसान बनाने के लिए देश के बड़े बड़े राज्यों को तोड़ना शुरू किया। कुछ राज्यों के 2 भाग किए तो कुछ राज्यों के अलग ही देश बना डाले। कई इतिहासकार मानते हैं कि 200 सालों के ब्रिटिश काल के दौरान संभवतः 1816 में एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद एक ट्रीटी साइन हुई, जिसमें आज का जो नेपाल है इस वर्तमान भाग को नेपाल नाम का एक अलग राज्य घोषित किया गया और साल 1904 में नेपाल को एक अलग देश की मान्यता दे दी गई। फिर सन 1906-07 में भूटान को स्वतंत्र देश घोषित किया गया। तिब्बत को 1914 में भारत से अलग कर दिया गया। इसके बाद 1937 में बर्मा को अलग देश की मान्यता मिली। इस तरह इंडोनेशिया डच लोगों से यानी हॉलैंड से आज़ाद हुआ। उसके बाद मलेशिया भी स्वतंत्र राष्ट्र बना। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद कंबोडिया भी फ्रांस यानी फिरंगियों से आज़ाद हुआ। और अब जो भारत जनपद बचा था उसको भी अंग्रेजों ने
565 टुकड़ों में बांटने का फैसला किया था, वो भी धर्म के नाम पर, ताकि ये सभी छोटे छोटे देश आपस में लड़ते रहें और कभी आगे ना आ पाए। अंग्रेजों ने लगभग आधी दुनिया से ज्यादा में शासन किया था और उनकी यह नीति थी कि उनके गुलाम देशों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया करो, जैसे अफ्रीका को बांटा था, ताकि वे हमारे साथ नहीं बल्कि आपस में ही लड़ते रहें। और साल 1947 को भारत का विभाजन किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हुए और अंग्रेजों की नीति के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों आज भी आपस में लड़ रहे हैं। देखो, अगर यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो शायद अंग्रेज हमारे देश के टुकड़े इस तरह से करते जिस तरह से उन्होंने अफ्रीका के टुकड़े किए थे। देखो इस इमेज में, ये अंग्रेज के आने से पहले का अफ्रीका था और जब वे गए तो उसके बाद अफ्रीका के उन्होंने इतने टुकड़े किए थे। ऐसी नीति थी अंग्रेजों की, जिसके बारे में आपने सुना होगा, डिवाइड एंड रूल, यानी तोड़ो और शासन करो। ऐसा ही भारत के साथ होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते। उन्हें तो पूरा भारत बनाना था, जिसमें आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल है, वो भारत। लेकिन राजनीति की वजह से दो भाग हो ही गए, जैसा अंग्रेज चाहते थे, और इसीलिए तो आज हम आपस में लड़ते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप जानते हैं। तो ये था हमारे भारतवर्ष का इतिहास, जिसे मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में बताया, हम क्या थे और आज क्या हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।